हाँ जी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक है बेसिकली। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली है क्या? ये थ्योरी ये बोलती है कि जब एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, एटम्स प्लस एटम्स क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स में होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। यानी एटम्स में इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं और मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं। इसको शॉर्ट में MO और AO भी लिख देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो दिस इज द आइडिया, व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? जैसे ये हाइड्रोजन का एक एटम है। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1s1। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली ये जो अराउंड में इसके सर्कल बनाया है, टेक्निकली सर्कल नहीं होता, स्फेरिकल शेप होता है इसका, आपको पता है। तो स्फेरिकल शेप क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि इस न्यूक्लियस के अराउंड, इस स्फेरिकल शेप के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% है या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वो शेप जो है स्फेरिकल शेप, वो ये बताता है कि इस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर रीजन में, ऑर्बिटल इसी को बोलते हैं द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के ऐसे ही एक एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन कर जाता है। अब आपने ओवरलैप थ्योरी के अंदर ये सीखा कि ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके की शेप बनती है। ठीक है, ये हो गया H2 मॉलिक्यूल। तो ये बोल रहे हैं कि ये अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहे नहीं। ये जब एक दूसरे से ओवरलैप हो गए, जब ये दो एटम्स कंबाइन हो गए, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो गए, तो नाउ दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसको हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी इन्होंने बोला कि ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है, ये एक्चुअली पूरा रीजन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिवाइड कर दिया उन्होंने। क्या बोला बेसिकली? कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो एरिया है मैक्सिमम, उसको बोला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों बोला? अगर इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहेंगे, यहाँ पर इस रीजन में रहेंगे दोनों न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? इस न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट करेंगे, इस न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वो एटम्स को, बॉन्ड को स्ट्रांग बनाएंगे बेसिकली। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इधर है, इस न्यूक्लियस के लेफ्ट साइड पे और इस न्यूक्लियस के राइट साइड पे, यानी न्यूक्लियाई के बीच में नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को स्टेबल नहीं बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बाई चांस इधर हुआ या इधर हुआ तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड को स्टेबल थोड़ी बना रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को स्टेबल बना रहे हैं? जो न्यूक्लियस के बीच में। तो न्यूक्लियस के बीच के रीजन को इन्होंने बोल दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और न्यूक्लियस के इधर उधर के रीजन को बेसिकली बोल दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट, बट बेसिकली आइडिया यही था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और वो एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं, तो ओवरलैप कर जाते हैं, तो बॉन्डिंग सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड को स्ट्रांग बनाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड को वीक बनाते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस के बीच का रीजन कहलाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इधर उधर का रीजन कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक आइडिया। अब एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर अट्रैक्टेड बाय अ सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, यानी वो जो है यूनी न्यूक्लियर होते हैं, एक सिंगल सेंटर होता है। मोनोसेंट्रिक जिन्हें कहते हैं, मोनोसेंट्रिक होते हैं। दीज आर पॉलीसेंट्रिक। इसके अंदर क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियस होंगे। अगर दो एटम कंबाइन कर रहे हैं, तीन कंबाइन कर रहे हैं तो तीन न्यूक्लियस होंगे, चार कंबाइन कर रहे हैं चार न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं पॉलीसेंट्रिक और ये होते हैं मोनोसेंट्रिक। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं यूजिंग अ थ्योरी कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन
एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, शॉर्ट में LCAO भी लिख देते हैं इसे एज एन एक्रोनिम, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दिस इज द थ्योरी। थ्योरी है क्या, ये समझो। तो ये थ्योरी बोलती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल हमने बनाया, ठीक है। हाँ, ऐसा हमने एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, दोनों की एनर्जी सेम लेवल पे, एनर्जी बाय द वे ऊपर की तरफ जाते हुए बढ़ रही है, ठीक है। सो एनर्जी इज इंक्रीजिंग एज वी आर मूव अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, एनर्जी इज इंक्रीजिंग अपवर्ड, ठीक है। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे हैं बिल्कुल, ठीक है। अब जब ये कंबाइन करते हैं एक दूसरे से तो क्या होता है, जब ये एक दूसरे से कंबाइन करते हैं बेटा तो क्या होता है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक लोअर एनर्जी वाला और एक हायर एनर्जी, ठीक है। ये दो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक लोअर एनर्जी और एक हायर एनर्जी, ठीक है। इनको हम ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो जिस तरीके से दिखा सकते हैं, जो ऊपर वाला नीचे वाला ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी लोअर है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर वाला है इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों जो हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दिस इज एन एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों की एनर्जी क्या है, दोनों की एनर्जी सेम है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। अब ये मान लो 1s ऑर्बिटल है, बेस 1s ऑर्बिटल, ठीक है, 1s ऑर्बिटल, ये भी 1s ऑर्बिटल, ठीक है। अब आपको पता है एस एस के बीच में जब ओवरलैप होता है तो बॉन्ड बनता है कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक्सियल ओवरलैप होता है और कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो इसी बेसिस पे इस ऑर्बिटल का नाम रखा गया है बेटा सिग्मा 1s, ठीक है। और जो ऊपर वाला ये ऑर्बिटल है इसका नाम रखा गया है सिग्मा*1s, सिग्मा*1s, R1s, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा*1s। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन में हमने सीखा था सेकंड चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव, वेव नेचर होता है हर पार्टिकल में, तो इलेक्ट्रॉन में भी ऑब्वियसली क्या होगा, वेव नेचर होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होगा तो उसका कोई वेव फंक्शन भी होगा। मान लो इस एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन है psi a, ठीक है, इसका वेव फंक्शन है psi b। वेव फंक्शन याद दिला दूं क्या होता है, वेव फंक्शन बेसिकली इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये एम्पलीट्यूड बताता है इलेक्ट्रॉन वेव का। तो साई ए इसके इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड बता रहा है इलेक्ट्रॉन वेव का, और साई बी इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का वेव का एम्पलीट्यूड बता रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है ना तो वेव्स में बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ लिख देता हूँ रादर दिस वुड बी बेटर। वेव्स में, इलेक्ट्रॉन वेव्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब क्या मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ये समझो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और यहाँ पर जब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो वेव्स के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है।
बॉन्डिंग में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एंटी बॉन्डिंग में डिस्ट्रक्टिव। अभी दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रॉन वेव्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसका मतलब क्या है, देखो, दो इलेक्ट्रॉन की वेव्स हैं, साई ए और साई बी। ये इलेक्ट्रॉन वेव, ये इलेक्ट्रॉन वेव। मान लो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन वेव है, इसको मैं ऐसे करके बना देता हूँ। छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। वाइट कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन वेव बना दी, ठीक है। और इसको मैं अलग थोड़ा सा, लेट्स टेक पिंक कलर से बना देते हैं इसको। इसकी इलेक्ट्रॉन वेव बना दी हमने पिंक कलर। दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, इसकी इलेक्ट्रॉन वेव ऐसे बना। अब मैं आपको एक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके दिखाता हूँ। देखो क्या होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ से ये मैंने वेव उठाई, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ये कंस्ट्रक्ट, एक इलेक्ट्रॉन की वेव आई, ठीक है, फिर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेव आई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट से, देखो एग्जैक्टली, ध्यान से देखना ज़रा, एग्जैक्टली ऐसे ही ओवरलैप हो रहा है जैसे उसे होना चाहिए। ये ध्यान से देखो, क्रेस्ट से क्रेस्ट बेटा ओवरलैप हो रहा है और ट्रॉफ से ट्रॉफ ओवरलैप, क्रेस्ट से क्रेस्ट ओवरलैप हो रहा है, ट्रॉफ से ट्रॉफ ओवरलैप हो रहा है। तो ये दोनों वेव एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगी। रीइंफोर्स करने का मतलब क्या है, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं करा, वरना तुम्हें पीछे वाला दिखाई नहीं देता। मैंने थोड़ा सा ऑफ कर दिया, हालांकि ये परफेक्ट ओवरलैप होता है, एकदम परफेक्ट ओवरलैप होता है, क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रॉफ से ट्रॉफ। इसका मतलब ये है कि क्रेस्ट की भी हाइट बढ़ जाएगी और ट्रॉफ की डेप्थ बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक वेव दूसरी वेव को रीइंफोर्स कर रही है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या दिखाते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये जो है, इसमें वेव फंक्शंस बेटा क्या हो रहे हैं, ऐड। साई ए वेव फंक्शन साई बी वेव फंक्शन के अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते टाइम ऐसा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक वेव फंक्शन दूसरे वेव फंक्शन में क्या होता है, ऐड होता है। एक वेव दूसरी वेव से परफेक्टली ओवरलैप होती है, क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रॉफ से। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यही मैं आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अरे यार मैंने गलती से ये वेव इधर मूव कर, चलो ठीक, इस बना, यहाँ वाली वेव फिर से बना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। कॉपी करते हैं यहाँ से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखोगे, ये एक वेव आ गई, कौन सी, साई ए आ गई, वाइट वाली। अब ये साई बी दूसरी वेव जो है पिंक वाली, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव, इसको लेके जाते हैं इसके ऊपर। अब ओवरलैप कैसा होगा ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या ओवरलैप होगा, क्रेस्ट से ट्रॉफ और ट्रॉफ से क्रेस्ट, कुछ इस तरीके का ओवरलैप आएगा। साइज इसका बड़ा हो गया, फिर ओवरलैपिंग कर, तो अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह का ओवरलैपिंग हो। अब देखो पिंक और रेड के बीच में बिल्कुल ओवरलैप नहीं है, जहाँ वाइट वाले का, वाइट और पिंक में, वाइट का जहाँ क्रेस्ट है वहाँ पिंक वाले का क्या है, ट्रॉफ है, ठीक है। और जहाँ पे वाइट का ट्रॉफ है वहाँ पिंक वाले का क्रेस्ट है। इसी को कहते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटर, ठीक है। अगर मैं इसे वैसे ही बना देता तब भी समझ में आ जाता। खैर ये अभी भी समझ में तुम्हें आ गया होगा कि वाइट वाले के क्रेस्ट से पिंक वाले का ट्रॉफ ओवरलैप हो रहा है, यानी साई ए और साई बी में डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जब डिस्ट्रक्शन होता है बेटा, जब एक वेव दूसरी वेव को डिस्ट्रॉय करती है, तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, इसीलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों वेव फंक्शंस का क्या दिखाते हैं, क्योंकि एक वेव दूसरी वेव को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सब्ट्रैक्शन, साई ए माइनस साई बी, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वेव्स के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, इसीलिए उसकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है इलेक्ट्रॉन वेव्स के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी उसकी क्या होती है, ज़्यादा। अब जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा जिसकी एनर्जी लोअर है, तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होगा। एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आने वाले इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाते हैं, ये मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाते हैं।
तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस चीज को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एक क्विक डिफरेंस या कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स समझ लेते हैं। तो कंडीशंस क्या हैं, पहले हम समझते हैं क्या कंडीशंस हैं। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या कंडीशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की। तो पहली कंडीशन देखो, कंबाइनिंग atomic orbitals must have सेम और नियरली सेम एनर्जी। मैं नियरली सेम लिख देता हूँ, सेम भी हो तो और बढ़िया है, ये लिख देते हैं सेम और नियरली सेम। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री। सेम सिमेट्री अबाउट द न्यूक्लियर एक्सिस, यानी जो ओवरलैपिंग क्राइटेरिया था, सेम सिमेट्री यानी एस से एस ही कंबाइन करेगा, पी जेड से पी जेड कंबाइन करेगा, पी एक्स से पी एक्स करेगा, पी वाई से पी वाई कंबाइन करेगा। जो बेसिकली ओवरलैपिंग क्राइटेरिया आपने पढ़ा था, वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी अप्लाई होगा। आप रैंडमली पी एक्स पी वाई को ओवरलैप नहीं करा सकते, या पी एक्स पी वाई को यहाँ पे इन केस में कंबाइन नहीं करा सकते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने। ठीक है, तो सेम सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है उसके बाद तीसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू number of combining atomic orbital। एटॉमिक ऑर्बिटल को शॉर्ट में एओ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया, 1s 1s, तो बने भी कितने, दो ही बने, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s। अगर तीन ऑर्बिटल 2p कंबाइन करता हूँ, मान लो 2p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, 2p दूसरे 2p में भी तीन ऑर्बिटल होते हैं, 2p में तीन ऑर्बिटल होते हैं ना, 2px 2py और 2pz। तो दो 2p अगर मैंने कंबाइन किए, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 6। ठीक है, तो बनेंगे भी कितने, 6 ही बनेंगे। ठीक है, पी जेड का क्या कहते हैं, बॉन्डिंग भी बनेगा, एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। सिमिलरली पी एक्स का भी बॉन्डिंग वाला भी बनेगा, एंटी बॉन्डिंग वाला भी, और पी वाई का भी बॉन्डिंग वाला भी बनेगा और एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल भी बनेगा। तो बेसिकली जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, इसके बाद फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक चीज़ और याद रखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि दीज आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, दे आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। ये क्या था, ये आउफ बाउ प्रिंसिपल था, इफ यू रिमेंबर सेकंड चैप्टर में हमने आउफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था कि ऑर्बिटल जैसे 1s के बाद 2s फिल होता है, 2s के बाद 2p फिल होता है, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d एंड सो ऑन। तो ये जो ऑर्डर था ये इसमें भी फॉलो होगा। ठीक है, तो दे ऑल्सो फॉलो हंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दे ऑल्सो फॉलो हंड्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये भी फॉलो करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद तीसरा, दे आर
पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या है? पॉलीसेंट्रिक का मतलब है इनके अराउंड, इनके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। दे कंटेन मोर देन वन, एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होता है। मोर देन वन, ठीक है। न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई बेटा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। पॉलीसेंट्रिक होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होते हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही क्या होता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का शेप देख लेते हैं। जनरली एस और पी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का शेप आता है आपके एग्जाम में, तो वो देख लेते हैं। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखो। तो देखो क्या बताया था मैंने, जब S और S कंबाइन करता है तो क्या बनता है, अभी सीखा हमने, सिग्मा वन एस और सिग्मा स्टार वन एस। जब S S कंबाइन करता है तो एक बनता है सिग्मा वन एस और एक बनता है सिग्मा स्टार। इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, हमने सीख लिया, ठीक है। सिग्मा वन एस की शेप बेटा कुछ ऐसी होती है। हाँ, न्यूक्लियस होंगे किनारे पे दो, दो न्यूक्लियस होंगे ना, दो एटम्स कैसे कंबाइन करके बनता है ये। अब देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में है, इसको बोलते हैं सिग्मा वन एस। सिग्मा स्टार वन एस की शेप देखो, सिग्मा स्टार वन एस कुछ ऐसा डम्बल शेप होता है, ठीक है। दो न्यूक्लियस यहाँ होते हैं, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम, ठीक है। और न्यूक्लियस के इधर उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार वन एस, एंटी बॉन्डिंग वन एस ऑर्बिट, ठीक है। अब इसमें जो बीच में तुम्हें ये स्पेस दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो गई। अब तुम्हें याद होगा किसी भी ऑर्बिटल के अंदर वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है या नियरली जीरो हो जाती है, उसको बोलते हैं नोड। तो यहाँ पे ये जो है पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर लाइन, अगर मैं एक ऐसे लाइन बना दूँ तो दिस इज अ नोडल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं। इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, जीरो नोडल प्लेन, जीरो नोडल, यहाँ पे कोई नोडल प्लेन नहीं है। सिग्मा वन एस में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। सिग्मा स्टार वन एस के अंदर एक नोडल प्लेन होता है। ये वन मैं थोड़ा सा दूर करके लिख देता हूँ, समझ, वन लिख, दिस इज वन नोडल प्लेन, ठीक है। अब ऐसे ही पी के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब तुम्हें पता है पी जेड को हम ऐसे लेते थे हॉरिजॉन्टल और इसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से पास कराते थे, ठीक है। पी जेड को जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया जाता था। और एक पी जेड दूसरे पी जेड से कंबाइन कर रहा है अभी, तो तुम्हें पता है इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे भी जो ऑर्बिटल बनेंगे वो कौन से बनेंगे, सिग्मा टू पी जेड या सिग्मा पी जेड कह लो, टू पी होगा या थ्री पी कोई भी हो सकता है, सिग्मा पी जेड और सिग्मा स्टार पी जेड, ठीक है। तो कोई सा भी पी जेड हो सकता है, टू पी जेड, थ्री पी जेड, फोर पी जेड, डजेंट मैटर, बस पी जेड पे ध्यान दो। तो इनकी शेप्स क्या होती हैं, ठीक है। सिग्मा पी जेड और सिग्मा स्टार पी जेड की शेप देखो। तो सिग्मा पी जेड की शेप कैसी होती है, टॉफी जैसी होती है बेटा, ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो रिप्रेजेंटेशन के अंदर वेरिएशन हो सकता है। टॉफी जैसी शेप होती है, एक यहाँ पे होगा, एक ये छोटा लोब बना होगा, यहाँ पे भी एक छोटा लोब बना। ये जो है बेटा ये दो न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है, मैं कलर दिखा देता हूँ इसे, रेड कलर से बना देता हूँ इसको। ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस, ठीक है। दो न्यूक्लियस है, टॉफी जैसी शेप होती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर के बीच में, लेकिन यहाँ पे तुम देखो दो लाइन में ऐसी पास करा सकता हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नियरली ज़ीरो हो गई है, ठीक है। ये दो लाइन में ऐसी पास करा, तो एक नोड ये हो गई, एक नोड, हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर देयर, टू नोडल प्लेन, ठीक है। इसमें सिग्मा टू पी जेड में या सिग्मा पी जेड में। और इसको बनाओगे तो इसमें ऐसे बनाते हैं, ये दो छोटे लोब एक दूसरे के पास पास, छोटा लोब एक बड़ा लोब, फिर एक छोटा लोब, फिर एक बड़ा लोब, ठीक है। कुछ इस तरीके का, ठीक है।
तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस कहाँ हैं, ना शेप्स का यूज। और जो न्यूक्लियस होते हैं वो यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर। तो आप देखोगे तो यहाँ तीन नोडल प्लेन्स बनेंगे। पहला ये न्यूक्लियस से ही लाइन पास करा सकते हो, फिर दोनों के बीच, छोटे वाले लोब्स के बीच में से लाइन पास करा सकते हो, और फिर एक इस न्यूक्लियस। तो हाउ मेनी लाइन्स आर पासिंग, 3, so there are 3 नोडल प्लेन्स। इसमें सिग्मा स्टार टू बी। ठीक है बेटा, आई होप ये क्लियर है। सिग्मा स्टार टू बी। टू पी जेड, थ्री पी जेड, कोई सा भी हो सकता है। अब सिमिलरली अगर तुम पी एक्स में ओवरलैप कराते हो, दो पी एक्स ले लेते हो, दो पी एक्स में ले लेते हो या पी वाई में ले लेते हो। ठीक है, ये मैंने पी एक्स ले लिए, टू पी एक्स, थ्री पी एक्स, कोई सा भी पी एक्स हो सकता है। ये पी एक्स ले लिए। ठीक है, पी एक्स ले लिए, तो उसके अंदर आपको पता है क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनेगा, पाई टू पी एक्स या थ्री पी एक्स जो भी होगा, पाई पी एक्स लिख देता हूँ फिलहाल में, पाई पी एक्स और पाई स्टार पी एक्स। ठीक है, अब पाई टू पी एक्स पाई स्टार टू पी एक्स हो सकता है, पाई थ्री पी एक्स पाई स्टार थ्री पी एक्स हो सकता है। इनकी शेप्स कैसी होती है ये देखो। ये कैसे बनेगा, कैसे बना, ये कैसे आएगा, कैसे आएगा, टच हो रहे हो तरीके से। और इनके न्यूक्लियाई जो दो, ये दो न्यूक्लिया, ये पाई टू पी एक्स है या पाई टू पी वाई, कुछ भी बोल सकते हो। अब इसमें नोडल प्लेन कहाँ है, नोडल प्लेन ये रहा, बीच में से ऐसे हॉरिजॉन्टल आप एक लाइन पास कराओ, तो ये एक नोडल प्लेन। ठीक है, ये कैसा बनेगा, दिस लुक्स लाइक समवॉट लाइक अ बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये कुछ तरीके का अपने, एक न्यूक्लियस यहाँ पर, फिर एक न्यूक्लियस यहाँ। अब जो मैं अगेन रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ बेटा, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आप कहीं और देखोगे इंटरनेट पे या किसी बुक में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का वेरिएशन हो सकता है, बट मोर और लेस ये स्ट्रक्चर सेम ही होते हैं। ठीक है, ऐसे ही होते हैं। तो ये दो, ये इस तरीके का शेप होता है पाई स्टार टू बी एक्स। अब इसमें नोडल प्लेन देखोगे तो दो नोडल प्लेन है, ये दो न्यूक्लियस हैं इतने पास पास, में दिखा देता हूँ रेड कलर से ताकि क्लियर हो जाए। ये एक न्यूक्लियस है और इसके पास ही ये दूसरा। ठीक है, तो ये बहुत अनस्टेबल है क्योंकि दो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। पाई स्टार टू बी एक्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल। क्या आ गया, अब एक नोडल प्लेन ये हो गया वर्टिकल, और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल। देयर आर टू नोडल। ठीक है, अब देखो ये शेप्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। शेप्स जो हैं मॉलिक्यूल के, ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नीट में, जेई में बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बट स्टिल एनसीईआरटी में बने हुए हैं, तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये कभी आएंगे नहीं। अच्छा, बाय द वे पी एक्स का जैसा शेप बना है बिल्कुल वही एग्जैक्ट सेम शेप होगा पी वाई। ठीक है, पाई टू पी वाई हो जाएगा, पाई स्टार टू पी वाई हो जाएगा, उसमें भी यही एग्जैक्ट शेप होगा। एक नोडल प्लेन इसमें आएगा और दो नोडल प्लेन किस में आएंगे, पाई स्टार टू पी वाई में आएंगे। तो जो शेप पी एक्स का आया वही एग्जैक्टली पी वाई का आएगा, तो मैं बना नहीं रहा हुआ। तो शेप्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सीबीएसई एग्जाम में तो जनरली स्कूल टीचर्स पूछते ही नहीं है, बहुत रेयरली पूछते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बने हुए हैं, उसको बहुत लोग कम पढ़ाते भी कम है। और नीट में भी कभी इससे एज सच क्वेश्चन नहीं आया है, जेई में मे भी शायद एक आध बार आया है। तो कर लेना, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डोंट dwell टू मच इनटू इट। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं एग्जाम में आपसे। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस तो हमने कर ही लिया था। ठीक है, फिर भी एक बार उसको समराइज कर लेते हैं।
तो एक तरफ लिखते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरी तरफ लिखते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक बार वो डिफरेंस देख लो। सबसे पहले बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो क्लियर चीज़ देख सकते हैं हम, एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, लोअर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इज हायर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एओ का मतलब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा, इसमें क्या पढ़ा था, यानी साई ए प्लस साई बी जो कि इलेक्ट्रॉन वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पे क्या किया था, फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिटवीन द न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डिंग एटम। जो एटम्स बॉन्ड हो रहे हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अवे फ्रॉम रीजन बिटवीन द न्यूक्लिया। न्यूक्लियाई के बीच में जो रीजन है उससे दूर होती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दीज आर स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को क्या बनाते हैं, ये स्टेबल बनाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे तो मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा, और एंटी बॉन्डिंग में आएंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज। डीस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाते हैं, ये अनस्टेबल बना। तो आई होप इतनी चीज़ हमें क्लियर है। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेवल ऑफ, ठीक है, इज द टॉपिक। देखो ध्यान से, तो हम एनर्जी लेवल डायग्राम जो पहले पढ़ने वाले हैं, मान लो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बना देते हैं। एक लाइन खींच दे, एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ जाते हुए बेटा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये मान लो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम ऊपर, द एनर्जी इज
अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी। अब देखो कैसे कंबाइन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और किस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। तो पहला तो हमने आपको सिखाई दिया था कि अगर 1s ऑर्बिटल दूसरे 1s ऑर्बिटल से कंबाइन करता है तो दो ऑर्बिटल बनते हैं, एक होता है सिग्मा 1s और दूसरा होता है सिग्मा स्टार 1s। तो ये दिखा देते हैं। जब ये इससे कंबाइन करें तरीके से 1s जब कंबाइन करेंगे एक दूसरे से, क्या बनेगा, एक सिग्मा 1s और दूसरा सिग्मा। ये 1s था, ये 1s था, ये आपस में क्या बन गया, सिग्मा 1s स्टार। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर सिग्मा 2s आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, यहाँ देते हैं। अगर आपस में 2s कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। लेकिन कैच तब आता है बेटा जब कंबाइन करते हैं 2p ऑर्बिटल, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगी कॉन्फ़िगरेशन। देख, अब 2p ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो 2p में आपको पता है तीन ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py और 2p। ठीक है। ऐसे ही दूसरा 2p हम बना देते हैं यहाँ पे, वो भी इससे कंबाइन करेगा, तो भी यही तीन ऑर्बिटल होंगे, px, py और 2। अब आपको पता है pz के बीच में जो ओवरलैप होता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। और px और py बनाता है पाई बॉन्ड। तो जब pz के बीच में ओवरलैप होगा तो जो ऑर्बिटल बनेगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा 2pz। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हम सिग्मा pz। ठीक है, सिग्मा pz। अगर सिग्मा 2pz बना है तो फिर सिग्मा का स्टार वाला 2pz भी बनेगा। एक ही लेवल पे। तो सिग्मा 2pz, अब ऐसे ही अगर ये बना है तो सिग्मा स्टार 2pz भी बना होगा। तो ये हो गया सिग्मा स्टार। ठीक है, अब अगर ये दो बन गए, ठीक है, अब px ओवरलैप करेगा और py ओवरलैप करेगा तो उससे भी ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन वो दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे आते हैं। ठीक है, px जब ओवरलैप करता है उसका एनर्जी लेवल, और py जब ओवरलैप करता है उसका भी एनर्जी लेवल, दोनों क्या होते हैं बेटा, दोनों होते हैं सेम। ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या लिखते हैं उनको, उसको लिखेंगे हम पाई एक्स और दूसरे वाले को लिखेंगे पाई। ठीक है, सिमिलरली जब इनके py बने हैं तो इनके पाई स्टार वाले भी बने होंगे एनर्जी। तो ये बन गया पहला क्या, पाई स्टार px और पाई स्टार। ठीक है, नाउ देर इज़ वन मोर थिंग, एक चीज़ और है। क्या है एक चीज़ और, ये जो मैंने डायग्राम आपका बनाया है, ये डायग्राम अप्लाई होता है फॉर मॉलिक्यूल्स विद 15 to 20 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर 15 से 20 इलेक्ट्रॉन हो, पूरे मॉलिक्यूल में टोटल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा, 15 से 20 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स पे ये डायग्राम अप्लाई होता है। ठीक है, ध्यान से समझना। दिस अप्लाइज टू मॉलिक्यूल्स विद, आई विल राइट फॉर मॉलिक्यूल्स विद 15-20 इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी में इसी बात को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया हूं।
ये ये डायग्राम O2F2 और Ne2 पे अप्लाई होता है। O2 पे, O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और O2 प्लस में 15 हो जाएंगे, O2 माइनस में 17, O2 2 माइनस में 18। बेसिकली O2 और F2 पे लिख दिया अप्लाई करने के लिए, लेकिन ज़्यादा आसान तरीका है या ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है टू बी फ्रैंक इसको याद करने का, कि आप ये याद कर लो कि दिस अप्लाइज टू मॉलिक्यूल्स विद 15 to 20 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 15 से 20 इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होता है। अब देखो, अगर बाकी मॉलिक्यूल जिसमें 15 से कम इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर मॉलिक्यूल्स विद लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या 0 to 15 इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूल के अंदर है, उसमें क्या? तो उसमें कुछ नया नहीं है बेटा, सेम ही चीज़ है, बस स्लाइटली डिफरेंट है। कैसे स्लाइटली डिफरेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये डायग्राम में एज इट इज़ उठा के कॉपी कर दूंगा दूसरी साइड पर, और इसमें एक माइनर सा चेंज करूंगा, तो आप देखोगे कि ये किसके लिए बन जाएगा? ये बन जाएगा फॉर मॉलिक्यूल्स विद लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए किस तरीके, मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ ये दो ऑर्बिटल सिग्मा 2p z और पाई 2p x 2p y को मिटा के इनकी पोजीशन बेसिकली एक्सचेंज करनी पड़ेगी एक दूसरे, इनकी पोजीशन बेसिकली मुझे एक दूसरे से क्या करनी पड़ेगी? एक्सचेंज करनी पड़ेगी, एंड आई विल गेट, मेरे इस केस में मैंने देखा क्या था, पाई 2p x 2p y ऊपर था एनर्जी में, सिग्मा 2p z की एनर्जी कम थी। यही मुझे उल्टा करना है, नीचे मुझे लाना है पाई 2p x 2p y और ऊपर ले जाना है सिग्मा 2p z। तो ये आपका जो डायग्राम है ये बन जाएगा फॉर मॉलिक्यूल्स विद, ठीक है, 0 to 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन। तो पाई 2p x 2p y, पाई px और पाई 2p y आ गया नीचे, और सिग्मा 2p z चला गया ऊपर, ठीक है, सिग्मा 2p z चला गया। तो बेटा नीट में या जेई मेंस के अंदर, बेसिकली एडवांस की बात नहीं कर रहा मैं, मेंस के अंदर इसका कोई रीज़न एज सच गिवन नहीं आता। फिर भी कुछ चीज़ों के अंदर बस इसके बारे में लिखा हुआ है कि वाई डज इट अकर, इट अकर्स ड्यू टू एसपी मिक्सिंग। अब एग्जैक्टली क्या होती है एसपी मिक्सिंग, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ करंट सिलेबस। हायर क्लासेस में शायद, ग्रेजुएशन में या कहीं से पढ़ोगे आप अपने डिटेल में, तब आपको शायद पता लग जाएगा। इट अकर्स ड्यू टू व्हाट वी कॉल इट एसपी, ठीक है। तो एसपी मिक्सिंग की वजह से ऐसा होता है कि लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है सिग्मा 2p z की ज़्यादा हो जाती है, पाई 2p x 2p y की एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, 0 से 15 इलेक्ट्रॉन्स में। और अगर 15 से 20 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 2p z नीचे आएगा, पाई 2p x 2p y ऊपर आएगा। बाय द वे, ये जो है स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, सिर्फ बॉन्डिंग वालों की एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग वाले एज इट इज रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। दिस इज द ओनली चेंज दैट अकर्स बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो ये है एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक। समझ में आया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम? यानी इलेक्ट्रॉन जब फिल किए जाएंगे तो इस तरीके से किए जाएंगे, ठीक। चलो कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम में ही फिल करके दिखाऊंगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा आपको। तो एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। लेट्स मेक O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही ड्रॉ करते हैं। तो कैसे करेंगे? अब ये डायग्राम पूरा पूरा दोबारा बनाने का टाइम नहीं है, तो लेट मी कॉपी दैट, मैं इसे एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पिछले पेज से। इसी डायग्राम के अंदर मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये मॉलिक्यूल हमने बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर O2 मॉलिक्यूल में आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। O2 मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है, दोनों दो ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ऑक्सीजन यहाँ लिख देते हैं 8, उसका भी एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है एक ऑक्सीजन की, ठीक है, मैं राइट साइड में पहले लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? 1s2 2s2 और 2p4, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है।
1s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले मैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करता हूँ। देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल ये आ गए, दूसरे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल ये आ गए, इनको फिल करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2, ये भर दिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर 2p में भरने 4, तो कैसे भरेंगे 4, 1 2 3 और फोर्थ ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली 2px में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में एक, 2pz में एक। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल हो गए। फिर उसके बाद दूसरे ऑक्सीजन को फिल करते हैं। दूसरे ऑक्सीजन में बेटा क्या है, दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसे ही होगा, सिग्मा 1s2 सॉरी 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, 2p4, 1 2 3, px में 2 आ गए, 2py में 1, 2pz में 1, भर दिए। दोनों ऑक्सीजन में 8 8 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों ऑक्सीजन मिला के जब O2 मॉलिक्यूल हो गया, तो O2 मॉलिक्यूल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। तो 16 इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरने हैं मुझे। तो किस तरीके से भरूंगा, देखो सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 यहाँ भर दिए। फिर सिग्मा स्टार 1s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। फिर उससे हायर एनर्जी है सिग्मा 2s2, तो सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सिग्मा स्टार 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी तक, 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसमें फिल करना शुरू करते हैं। 8 के बाद 2 और ऐड कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर उसके बाद इसे फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4, अभी तक इलेक्ट्रॉन हो गए थे 10, अब हो गए और मिला दिए 14, 2px में 2, 2py में 2, 14 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बेटा। 16 टोटल भरने, 2 4 6 8 10 और 4 14, टोटल 14 या 14 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं अभी तक। अभी कितने और बचे हैं 16 करने के लिए, 2 और बचे हैं, 2 और बचे हैं, तो 2 यहाँ आएंगे। अब 2 ऐसे नहीं भर सकते एक ही में 2, तुम्हें पता है हंट्स रूल इसमें अप्लाई होता है, अभी बताया मैंने। ठीक है, हंट्स रूल भी अप्लाई होता है, ऑफ बाउ भी और पॉली एक्सक्लूजन भी। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, एक इसमें एक इसमें, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं। ये दोनों जैसे सेम एनर्जी लेवल पे थे ये दोनों, तो 2px में 1, 2py में भी 1। ठीक है, इतनी बात आई होप क्लियर है। ठीक, अब ऐसे ही अगर मान लो मैं कोई और मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो अगर मैं N2 मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना चाहता हूँ बेसिकली N2 मॉलिक्यूल के लिए, तो वो कैसे बनेगा। तो लेट्स ट्राई N2 मॉलिक्यूल। अब N2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होंगे, N2 मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं ना, तो 2 नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसीलिए मैंने ये लेफ्ट वाला 16 इलेक्ट्रॉन मतलब 15 से 20 के बीच में थे, इसलिए मैंने ये वाला कॉपी किया था, इसकी ज़रूरत थी मुझे। लेकिन अभी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 14। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, तो वो इसमें फिल होंगे, क्योंकि 0 to 15 के लिए ये वाला अप्लाई करना है। सॉरी 0 to 40, मैं जो गलती से 15 लिख दिया, आई एम सॉरी। 0 to 14 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, क्योंकि 15 में तो ये आ जाता है ना, 15 to 20 में ये आ जाता है, तो 0 to 14 इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होगा। तो हमारे पास फिलहाल 14 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा कौन सा मॉडल अप्लाई होगा, ये वाला। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिल करने के लिए। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, इसको फिल करेंगे, देखिए कैसे। 14 इलेक्ट्रॉन टोटल फिल करने हैं, नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ रफ में, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 7 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p3। तो एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, सबसे पहले 1s में 2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर 2s में 2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2p में 3, कैसे, 1 2 3, तो 1 1 1 ईच आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नाइट्रोजन के फिल कर लेते हैं बेटा दूसरे नाइट्रोजन के फिल करते हैं, तो 1s2, 2s2, ठीक है, 2p में 3। तो इसको डाउनवर्ड भी ले सकते हो कि ओवरलैप कराने में, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इसमें भी ले सकते थे, वैसे उससे कितना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, तो ले लेते हैं फिर भी डाउनवर्ड। अब चाहो तो इसमें भी ये वाले दोनों को डाउनवर्ड और ये दोनों को अपवर्ड ले सकते हो, तो दैट विल ऑल्सो बी बेटर। एनीवेज,
तो टोटल हो गया 7 7 इलेक्ट्रॉन दोनों में। अब 14 इलेक्ट्रॉन बीच में भरने हैं, भर दो। सिग्मा 1s में 2 सबसे पहले, यहाँ आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सिग्मा 2s में 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सिग्मा स्टार 2s में 2, 2 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं यहाँ तक। भरने बेटा नाइट्रोजन में कितने, 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, टोटल लिख दिया है मैंने यहाँ। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। फिर उसके बाद इसमें आएंगे 1 2 3 4। 8 और 12 कितने हो गए, सॉरी 8 और 4 हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। 8 यहाँ तक आ गए थे, 2 4 6 8 10 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 14 करने के लिए 2 और भरने, तो यहाँ पर आ, दैट्स इट। इस दोनों में 2 2 आया था, इसमें क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ऑर्बिटल डायग्राम किसके लिए, N2 मॉलिक्यूल। तो इसी तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल के लिए तुम एनर्जी लेवल डायग्राम इजीली बना सकते हो। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग। अब आप सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, इसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। लेकिन हाथ के हाथ अभी मैं, तुम डायग्राम देख ही रहे हो, तो मैं तुम्हें एक चीज़ और समझा देता हूँ। मैग्नेटिक कैरेक्टर, हालांकि वो बाद में भी समझ सकते थे, लेकिन अभी भी समझ सकते हो। मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखो और तुम देख रहे हो लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लास्ट में क्या आ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मॉलिक्यूल बेटा होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब जिसको नहीं पता, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है द मॉलिक्यूल विच इज अट्रैक्टेड बाय, द मॉलिक्यूल विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मॉलिक्यूल जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंट आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत सारी लेबोरेटरीज ने, कई सारे टीचर्स ने भी डाल रखा है। लिक्विड ऑक्सीजन को टेस्ट ट्यूब में डाला और टेस्ट ट्यूब को एक थ्रेड से हैंग कर दिया और फिर उसके पास मैग्नेट लेकर आए, तो आप देखोगे मैग्नेट जो है वो टेस्ट ट्यूब को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है। यूनिवर्सिटी में शायद जाओगे तो हो सकता है आपको कोई केमिस्ट्री प्रोफेसर आपको ये करके भी दिखाए कि लिक्विड ऑक्सीजन को एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और आप देखेंगे वो मैग्नेट जो है वो क्या करेगी, टेस्ट ट्यूब को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब इट इज स्लाइटली या वीकली अट्रैक्टेड। अब ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं है, आयरन की तरह अट्रैक्ट नहीं होती, कम अट्रैक्ट होती है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक। इंस्टेड इसका उल्टा क्या है, ये अगर इस मॉलिक कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब आपने फिल किए, एटॉमिक ऑर्बिटल में मत बोलना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं आया, सारे एंड तक क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। तो ऐसा मॉलिक्यूल बेटा होता है डायामैग्नेटिक। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पैरा के ऑपोजिट होते हैं बेसिकली। कहने का मतलब दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी वीकली रिपेल्ड ही होते हैं। तो रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सपेरिमेंट भी आपको मिल जाएगा, ऐसे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी बहुत सारी, जहाँ पर कई टीचर्स ने इसको करके दिखा रखा है, कई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने ऐसे डाल रखा है वीडियो कि लिक्विड ऑक्सीजन ले लिया, लिक्विड नाइट्रोजन ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और उसके पास मैग्नेट लेके गए, तो वो क्या, मैग्नेट से दूर भागता है। इट इज़ रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया। तो कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, एक भी दो, एक या दो कितने भी आ जाएं, वो क्या होगा, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इट विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। अट्रैक्टेड को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है। चलो, अब राइटिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट जो है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है बेटा ले लो। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है राइटिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, उसके लिए पहले तो याद कर लो कि फॉर मॉलिक्यूल्स विद 15 to 20 इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्डर है वो क्या होता है, 15 to 20 इलेक्ट्रॉन्स वाले मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले क्या फिल होता है, सिग्मा 1s, ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे। फिर क्या फिल होता है, सिग्मा स्टार 1s। फिर फिल होता है सिग्मा 2s, सिग्मा s। फिर होता है सिग्मा स्टार 2s। फिर आता है सिग्मा 2pz, यहीं पे चेंज आएगा दूसरे, सिग्मा 2pz के बाद आएगा क्या, सिग्मा, सॉरी सिग्मा 2pz के बाद क्या आएगा, पाई पी एक्स
और उसके इक्वल होगा पाई पी वाई। ये दोनों सेम लेवल पे होते हैं इसलिए इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। फिर इसके बाद फिल होता है पाई स्टार 2px इक्वल होगा पाई स्टार पी वाई के। और लास्ट में आता है बेटा सिग्मा स्टार 2pz। इससे ऊपर आप जाना चाहते हो तो फिर इसके बाद 2p के बाद 3s आता है ना, तो सिग्मा 3s सिग्मा स्टार 3s हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम किसके लिए कर दें, फॉर मॉलिक्यूल्स विद 0 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर मॉलिक्यूल्स विद 0 to 14 इलेक्ट्रॉन यानी <<15 इलेक्ट्रॉन के लिए बेसिकली कर दें, तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। सिर्फ क्या चेंज होता है बेटा, सिर्फ चेंज क्या होता है, सिर्फ सिग्मा 2pz और पाई 2px 2py की पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है। तो ये दोनों की पोजीशन ये बाद में आ जाएगा और ये पहले आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस, यही फ़र्क है बस, बाकी दोनों कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये पहले आ जाएगा, अंडरलाइन कर लो इनको ताकि याद रहे तुम्हें, इसकी और इसकी पोजीशन में चेंज आता है। ठीक है 15 to 20 इलेक्ट्रॉन और <<15 इलेक्ट्रॉन। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं वो सीख लो। अगर एग्जाम्पल के लिए तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोल दिया जाए, लेट्स टेक थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, O2 प्लस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ गई। O2 प्लस, O2 प्लस मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, दो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन थे, अभी किया था हमने, 16 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 15 इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर कौन सा वाला है, ऊपर वाला। 15 to 20 के लिए यही ऑर्डर है, <<15 के लिए नीचे वाला। तो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले क्या भरा जाएगा, सिग्मा 1s, आपको पता है ऑर्बिटल में 1s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर क्या है, सिग्मा स्टार 1s, देखते जाओ ऊपर और मैं लिख रहा हूँ नीचे। सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, ठीक है। सिग्मा 2s, फिर उसके बाद क्या, सिग्मा स्टार 2s आएगा, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या आएगा, सिग्मा 2pz। ठीक है, इसी पॉइंट पे आपको नोटिस करना है, इससे पहले का तो सेम ही है सब में। सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px पाई 2py, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन। अभी गिन लो कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अभी कितना बचा है बेटा, 15 करने के लिए बस एक बचा है। तो पाई स्टार 2px में, पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। पाई स्टार 2py की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं क्योंकि यहाँ पर हो गया काम ख़त्म। ठीक है ये हो गया। और कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, लेट्स टेक जैसे C2 मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, C2 कार्बन 2। C2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो कार्बन में कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या यूज़ करोगे, ये 0 to 14 वाला। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s। सिग्मा 1s में बेटा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सिग्मा 1s स्टार 1s, सॉरी, सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार 2s, 2 इलेक्ट्रॉन। 8 हो चुके हैं यहाँ तक, ध्यान से देखना, 12 ही करने से ज़्यादा नहीं है। तो सिग्मा स्टार 2s के बाद कौन सा आएगा इसमें, इसमें ये आएगा पाई 2px, पाई 2px इक्वल्स टू पाई पी। अभी मेरे पास कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 4 और करने 12 के लिए, तो दोनों में क्या आ जाएंगे, 2 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया काम। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी। ठीक है अब साथ के साथ एक चीज़ और सिखा देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन आई होप लिखनी आ गई है। 15 से 20 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये यूज़ करोगे, 0 से 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो नीचे वाला यूज़ करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख। इसके बाद कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए भाई आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले, क्या होता है डेफिनेशन, क्या बेसिकली इसका फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली, इट इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग
हाफ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके बीच में जो डिफरेंस है उसका हाफ। तो बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट में बी ओ लिख देते हैं, स्मॉल बी ओ भी लिख देते हैं। एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाई टू। एन बी क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और एन ए क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आधा कर दो तो आपका क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पिछले पेज की ही कॉन्फ़िगरेशन उठा लेते हैं, इसी कॉन्फ़िगरेशन की बॉन्ड ऑर्डर आपको निकाल के दिखा देते हैं। देखिए, हाँ जी बेटा, तो ये दोनों को ट्राई करते हैं, ट्राई दिस वन। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, किसका, O2 प्लस मॉलिक्यूल। O2 प्लस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। एन बी क्या, बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या कितने इलेक्ट्रॉन है, एन ए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग कौन से होते हैं, बिना स्टार वाले, बिना स्टार वाले देखते हैं कितने हैं। दो ये रहे, फिर दो ये रहे, फिर दो ये रहे, फिर दो ये रहे, फिर दो ये रहे, ये एंटी बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, दो, चार, छः, आठ, 10। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है 10। अब बाकी बचे हुए क्या हैं, बाकी बचे हुए एंटी बॉन्डिंग, आप गिन लो या देख लो टोटल कितने हैं बेटा, टोटल 15 है। 15 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो बचे हुए 5 क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग। काउंट कर लो, चाहे तो 2, 4 और उसके बाद एक 5। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना है, 2। क्या आंसर आ गया, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। अब ये बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ लगी होगी तुम्हें, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तुम पहले भी पढ़ चुके हो। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब तो ये होता है कि 1, 2 या 3। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड, डबल 2 है तो डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो वो अभी भी सच है, वो गलत नहीं है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1, 2, 3 आए। बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में भी आ सकता है, 1.5, 2.5, 0.5 ऐसा आ सकता है। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका मतलब ये होता है कि ये 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड से स्ट्रांग है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से वीक है। सिंपल, इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 2.5 बॉन्ड है, दो बॉन्ड पूरे और एक बॉन्ड आधा है। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 या 3 आए तो वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को डिनोट करता है। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में आ जाए तो फिर वो बॉन्ड को डिनोट नहीं करता। बट हाँ, वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जरूर डिनोट करता है कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 का मतलब ये डबल बॉन्ड से स्ट्रांग है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से वीक है। सिमिलरली अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आया तो इसका मतलब वो सिंगल से स्ट्रांग है लेकिन डबल से वीक है। ठीक है, अब ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल में ट्राई करके देखते हैं, हमारे इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। देखो, कभी कभार बॉन्ड ऑर्डर उसमें भी आ सकता है ऐसा होल नंबर। तो यहाँ ट्राई करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ देखो बॉन्डिंग बिना स्टार वाले, देखो 2, 4, 6, 8। 8 आ गए क्या, बॉन्डिंग वाले। बचे हुए 4 क्या होंगे बेटा, टोटल 12 है ना, 8 बॉन्डिंग आ गए, बचे हुए 4 देखो, 2 और 2, 4। तो बचे हुए 4 क्या हैं, एंटी बॉन्डिंग। डिवाइड बाई 2 करोगे, आंसर आ गया 2। तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड। यहाँ नहीं बोल सकता था मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2.5 बॉन्ड होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में आ रहा है तो वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अगर होल नंबर आ रहा है 1, 2 या 3, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है तो डबल बॉन्ड, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है तो ट्रिपल। ठीक है, ये नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर के बारे में एक चीज़ और सीखनी है हमें। क्या है वो चीज़, वो है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा बॉन्ड स्टेबिलिटी के। ठीक है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतना ही स्टेबल बॉन्ड। या फिर इसी बात को मैं ये भी बोल सकता हूँ बॉन्ड एंथैल्पी के, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी होती है बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी। अगर बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है यानी वो स्ट्रांग बॉन्ड है तो बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी भी ज़्यादा होगी।
यानी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा। ठीक है, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ के। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ होगी कम। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। ठीक है, ये भी हम सीख चुके हैं पहले हालांकि, लेकिन ये बात यहाँ पे बेसिकली वेरीफाई हो जाती है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से याद रखना, इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक बिहेवियर मैंने आपको सिखाई दिया अभी पिछली स्लाइड में। ठीक है, क्या सिखाया था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए एक भी तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना आए, सारे के सारे पेयर्ड हो, तो क्या होता है, डायामैग्नेटिक। तो वो इस कॉन्फ़िगरेशन में भी देख लो। इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो बेटा, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसका पेयर नहीं है, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो ये मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये हुआ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो मॉलिक्यूल हो गया पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में देखो एंड तक कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया, सब में दो 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 इलेक्ट्रॉन भरे हुए। तो दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बिकम्स डायामैग्नेटिक। नाउ यू नो कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिज्म और उसका बॉन्ड ऑर्डर पता लगाते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और साथ में मैं आपको एक बताता हूँ ट्रिक। ठीक है, जिस ट्रिक की मदद से आप बहुत इजीली डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर और डायरेक्टली मैग्नेटिज्म बता पाओगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर देखो सीबीएसई एग्जाम देने आ रहे हो और वहाँ पे बोला है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर एंड डिस्क्राइब द मैग्नेटिक बिहेवियर, तो पूरा ढंग से करके दिखाना, तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर डायरेक्ट लिख दोगे ट्रिक से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ट्रिक सिखाता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं हम। अगर हमें इलेक्ट्रॉन पता है ना, हमें पता है टोटल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे इसमें शुरू में ही पता लग गया था 15 इलेक्ट्रॉन है, फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखी, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाला। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पता लग जाएगा और डायरेक्ट मैग्नेटिक कैरेक्टर भी पता लग जाएगा, बिना कॉन्फ़िगरेशन लिखे डायरेक्ट पता लग जाएगा। तो उसकी एक ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक हम सीखते हैं अगले पेज पे। फिर कुछ क्वेश्चन देखिए देखिए, तो देखो भाई, अगर तुम्हें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या टोटल इलेक्ट्रॉन लिख देना, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, तो तुम बॉन्ड ऑर्डर बहुत आसानी से बता सकते हो। फिर तुम्हें इसमें एक चीज़ और ऐड करके दिखाऊंगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर। पहले बॉन्ड ऑर्डर सिखाता हूँ। देखो, बॉन्ड ऑर्डर के लिए याद रखो कि तुम्हें पहले तो लिखना है कि कहाँ से कहाँ तक के तुम बता सकते हो, पहले ये देख लो। तो बॉन्ड ऑर्डर तुम बता सकते हो 0 से 20 तक। 0 1 2, सॉरी 0 नहीं, हाँ 8 से 20 तक। 8 9 10 11 12 13 15 16 18 20 इलेक्ट्रॉन तक का बॉन्ड ऑर्डर बता सकते। ठीक है, अब इसमें जो हाईलाइट है ना, हाईलाइट क्या है, हाईलाइट है 14। ठीक है, हाईलाइट है 14। 14 इलेक्ट्रॉन पे याद रखो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 होता है। अब तुम्हें क्या करना है, इसके तुम ऊपर जाओ या तुम इसके नीचे जाओ, तुम्हें 0.5 कम करते रहना है। इसके तुम ऊपर जाओ या नीचे जाओ, तुम्हें क्या करना है, 0.5 कम करते रहना है। तो अगर 13 इलेक्ट्रॉन पे जाओगे, 3 से 2.5 कम कर दो, क्या हो जाएगा 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन पे जाओगे 2, 11 इलेक्ट्रॉन पे जाओगे और कम कर दो 1.5, 10 पे जाओगे और कम कर दो 1, 9 पे जाओगे और कम कर दो 0.5, और 8 पे जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 13 पे 2.5। सिमिलरली नीचे जाओगे तो भी यही करना है, 0.5 कम करना है। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 0.5 कम करना है। मैक्सिमम 14 पे आता है। 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ठीक है, 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1, 19 का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और 20 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0। ठीक है,
तो इस तरीके से तुम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, अगर तुम्हें उसके क्या पता लग जाए, इलेक्ट्रॉन पता लग जाए। तो अब मैं जैसे तुम्हें बोलता हूँ O2 एटॉमिक नंबर है बेटा, O2 माइनस, ठीक है। अब O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑक्सीजन में कितने, 8, 2 ऑक्सीजन में 16, और -1 का मतलब एक गेन कर लिया, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर, ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सोचो 14 पे क्या होता है, 14 पे होता है 3, 15 पे होगा कितना, 2.5, ठीक है, मैंने छुपा लिया तुम्हारे सामने इसीलिए। देखो 14 पे होता है 3, 15 पे क्या होगा 2.5, 16 पे होगा 2, 17 पे होगा 1. तो मुझे डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर पता लग गया क्या, 1. ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं CO प्लस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताओ बेटा, CO प्लस मॉलिक्यूल का, CO प्लस का कैसे बताओगे, CO प्लस मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअली मैंने एक ही एग्जांपल ऐसा ले लिया जिसमें एक्सेप्शन है, चलो CO प्लस हटा देते हैं, ये बाद में बताऊंगा। CO प्लस इज एन एक्सेप्शन जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है, क्या आता है 3.5, तो है ही नहीं, अभी टेबल में ही नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये खैर बाद में पढ़ाएंगे, एक अलग वीडियो बनाऊंगा इनफैक्ट इस पे, क्योंकि नीट जेई में से पूछा जाता है, नीट में नहीं पूछा जाता जनरली क्वेश्चन, CBSE में नहीं पूछा जाता, लेकिन जेई में आ जाता है कभी कभार इसका, ठीक है। तो CO प्लस एक ऐसा एग्जाम्पल है बेटा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आता है, इसका रीज़न है वो मैं आपको सिखाऊंगा अलग से, एक वीडियो डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है एनीवे। तो अगर मान लो लेट्स टेक फॉर अनदर एग्जांपल, जैसे NO ले लिया हमने, NO मॉलिक्यूल ले लिया, NO नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8, ठीक है, 8 और 7 कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर बेटा क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन के केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आपको पता है 14 पे 3 होता है, तो 15 पे क्या होगा, 0.5 कम, यानी बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। नाउ मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, मैग्नेटिक कैरेक्टर बड़ा आसान है याद रखना, मैग्नेटिक कैरेक्टर इससे भी ज़्यादा आसान है। अब तुम देखो दो टाइप के नंबर्स ले सकते हैं हम इसके, मैग्नेटिक कैरेक्टर देखिए जरा, तो आपको पता है दो तरह के नंबर हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, है ना। जब मैं ये लिख रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, ऑड नंबर्स भी आ रहे हैं 9 जैसे, 11, 13, 15, 17, 19, और इवन नंबर भी आ रहे हैं जैसे 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये और इवन नंबर आ रहे हैं। अब सोच के देखो, बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हारे पास एक इवन नंबर है तो दो दो के पेयर्स बनाने हैं तुम्हें, तो इवन नंबर में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, क्योंकि ऑड नंबर है तो क्या दो दो के पेयर बनेंगे, लेकिन एक ऑड बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इवन नंबर में क्योंकि सारे पेयर बनने के चांसेस हैं, तो इवन वाले क्या होंगे, इवन वाले होंगे डायामैग्नेटिक, इवन नंबर वाले बेटा क्या होंगे, डायामैग्नेटिक। और ऑड वाले में पेयर बनने के चांसेस नहीं है, तो ऑड वाले क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। लेकिन ये इतना ही सिंपल नहीं है, वरना तो फिर ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, सबको दिमाग लगा ही लेते। इसमें छोटी सी एक एक्सेप्शन है एक्चुअली, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, खैर आसानी है। इवन नंबर डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि उसमें पेयर बन जाएंगे, और ऑड नंबर में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो बेटा ऑड नंबर में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑड नंबर वाले सारे पैरामैग्नेटिक होते ही होते हैं। तो ऑड नंबर वालों को लिख देते हैं हाथ के हाथ, ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर लिख देते हैं इनके आगे इनका। तो ऑड नंबर वाले सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक। ऑड नंबर ये रहा 9, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ऑड नंबर ये रहा 11, ये भी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पी बना देता हूँ, पी का मतलब क्या, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। 13 ऑड नंबर है, ये भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। 15 ऑड नंबर है, ये भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। 17 ऑड नंबर है, ये भी होता है पैरामैग्नेटिक। 19 ऑड नंबर है, ये भी होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सारे पैरामैग्नेटिक वाले बना दिए। अब इवन नंबर वाले सारे डायमैग्नेटिक, सारे नहीं होते, बस इसमें याद रख लो एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट 10 एंड 16, ठीक है। ये ट्रिक है, तुम इसे कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों है एक्सेप्शन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिखनी आती है, उससे कैलकुलेट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा क्यों है एक्सेप्शन। फिलहाल ट्रिक ये है कि डायामैग्नेटिक्स होंगे सारे के सारे इवन नंबर वाले, एक्सेप्ट 10 एंड 16,
तो इवन नंबर वाला 8 है, तो ये होगा डायामैग्नेटिक। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है, बट फिर भी हाइपोथेटिकली क्या होगा, डायामैग्नेटिक। 10 वाला डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पैरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 12 वाला इवन नंबर है, डायामैग्नेटिक होगा। 14 वाला इवन नंबर है, डायामैग्नेटिक होगा। 16 वाला डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन दो ही हैं। कौन कौन सी एक्सेप्शन है, 10 और 16। तो 16 वाला होना चाहिए था डाया, बट होता क्या है, पैरा। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इससे अगला वाला डाया होगा। 18 वाला और 20 वाला भी अगेन जीरो एटॉमिक नंबर, जीरो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल हाइपोथेटिकली अगर इसका हम मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालें तो क्या आएगा, डायामैग्नेटिक। सही है, याद रहेगा। ऑड नंबर वाले पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर वाले डायामैग्नेटिक। और एक्सेप्शन आता है इवन नंबर में, कौन सा, 10 एंड 16। 10 और 16 वाला हालांकि इवन नंबर है, बट फिर भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है। तो ये था बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक। अब इस पे एक क्वेश्चन समझा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, देखो। पहला एक क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वाई Pe2 molecule does not exist, does not exist। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। ठीक है। तो क्या आंसर है, B2 मॉलिक्यूल की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आप लिखोगे, Be2, इलेक्ट्रॉन हो गए 8, एक बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बेरिलियम में हो गए 8। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, हो गई कॉन्फिग। तो आप देखोगे इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, दो इसमें दो इसमें। एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देयरफॉर मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। ठीक है। एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करना होता है, एन बी माइनस एन ए, 4 माइनस 4/2, दैट इज 0। 0 बॉन्ड ऑर्डर है, इसी वजह से मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है ऐसा, एक और दिखाता हूँ आपको। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मॉलिक्यूल्स अभी बता रहा हूँ कौन से। एंड सेकंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ये हैं, O2, O2 प्लस, मॉलिक्यूल ये हैं O2, O2 प्लस, O2 2 माइनस, O2 1 माइनस, N2, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। तो यू हैव टू अरेंज दीज मॉलिक्यूल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी एंड देन बॉन्ड लेंथ। ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ दोनों पता लगाने के लिए आपको मॉलिक्यूल्स का क्या पता होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी, बताया था रिलेशनशिप। ये रहा, दिखा देता हूँ आपको क्या बताया था अभी मैंने। ये रहा रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में बताया था बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ये ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनको हम ऑर्डर में लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। ऑर्डर में क्या लगा लेते हैं, बेसिकली ऐसे ही लिख लेते हैं, O2, O2 प्लस, ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। O2 2 माइनस, O2 1 माइनस, और N2। ये मैंने मॉलिक्यूल लिख लिया, थोड़ा सा और इसे इधर लिख देता हूँ जगह पर।
ठीक है, दीज आर द मॉलिक्यूल। हाँ जी, तो इनके इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं ब्रैकेट में। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, O2 प्लस में एक लूज कर दिया तो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। O2 2 माइनस में, O2 में 16 होते हैं, 2 माइनस 2 गेन कर लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। O2 1 माइनस, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक गेन कर लिया तो 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और N2 में होते हैं, एक नाइट्रोजन में 7, दो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है 14 पे बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना होता है, 3। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मॉलिक्यूल लिख दिए मैंने, ऐसे टेबलर फॉर्म में सॉल्व कर लूंगा इसको। और यहाँ क्या लिख रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 का क्या हो जाएगा, 0.5 कम हो जाएगा, 2.5। फिर 16 का कितना हो जाएगा, 0.5 और कम हो जाएगा, 2। 17 का बेटा कितना हो जाएगा, और 0.5 कम, 1.5। और फिर 18 का एक और बार 0.5 कम, 1। तो मैं ऑर्डर में चल लिया, 14, 15, 16, 17, 18, तीनों नंबर, चारों पांचों नंबर थे मेरे पास, चारों 5 नंबर थे। तो मैंने 14 से शुरू किया क्योंकि 14 मुझे पता है 3 होता है। उसके बाद एक बड़ा क्या, 15, 15 का 2.5, फिर उसके बाद 16, 16 का 2, 17 का 1.5 और 18 का 1। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर पता लग गया, हो गया मेरा काम। ठीक है, तो अब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो बहुत आसान है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, बॉन्ड एंथैल्पी भी उतनी ज़्यादा, सिंपल। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज़्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, यानी सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी वाला सबसे पहले। सबसे कम कौन सा होगा, 1 वाला। तो O2 प्लस, O2 सॉरी 2 माइनस सबसे पहले, सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी होगी। फिर उसके बाद 1.5, 1 के बाद कौन सा, O2 1 माइनस। ठीक है, फिर उससे ज़्यादा किसकी होगी, O2 1 माइनस के बाद, O2 1 माइनस के बाद 1.5 के बाद आ जाएगा 2, यानी O2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 के बाद कौन सा, 2.5, O2 प्लस आ जाएगा। ठीक है, O2 प्लस आ जाएगा। और लास्ट में बेटा क्या, लास्ट में N2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। ठीक है, ये जगह थोड़ी कम, लास्ट में सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा किसका। और यही आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का लगाना है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो उसमें क्या करना होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में बॉन्ड एंथैल्पी के उल्टा होती है। तो इसके अंदर जिसकी बॉन्ड ये सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो यानी इसमें उल्टा कर दो इसी ऑर्डर को, N2, फिर उसके बाद O2 प्लस, फिर उसके बाद O2, फिर उसके बाद O2 माइनस, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ O2 माइनस। दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल। तो आई होप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीटली समझ आ गई है। बाय एनी चांस आई मिस्ड समथिंग, ठीक है, तो आप प्लीज़ उसे पढ़िए एंड फॉरगिव मी फॉर द मिस्टेक्स। इफ देयर इज एनी मिस्टेक यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक है या कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में नीचे। ठीक है, वी विल मेक द करेक्शन, वी विल रिप्लाई विद द करेक्शन। ठीक है, दैट इज़ ऑल। You can ask your doubt in the comment section. Share the video with your friends. Like, subscribe to our channel. ठीक है, that's all.